Hey guys, welcome again to Superior Classes. I am J. Wadir. In our last video, we discussed about Coulomb's law and its vector form. And in this video, I am going to talk about what if more than two charges are present. In our last video, we discussed in Coulomb's law that force acting between two stationary and point charges. Force acting between two stationary and point charges. But the question is that what if more than two charges are present in a system? अगर एक सिस्टम के अंदर दो से ज़्यादा चार्जेस प्रेजेंट हैं तो क्या होगा? तो हम मल्टीपल चार्ज सिस्टम के चार्ज पार्टिकल के सिस्टम के बारे में आज बात करने वाले हैं और इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से यानी कि आज की हमारी ये वीडियो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि मैंने कहा कि पिछले क्लासेस में हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ा था और कूलॉम्स लॉ के अंदर हमने दो स्टेशनरी और पॉइंट चार्जेस की बात की थी और उनके बीच लगने वाले फोर्स की बात की थी। फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू स्टेशनरी एंड पॉइंट चार्जेस। लेकिन मैंने कहा कि क्या हो अगर एक सिस्टम के अंदर दो से ज़्यादा चार्जेस प्रेजेंट हो जाएं, जैसे कि हमारे कूलॉम्स लॉ के अंदर हमने देखा था कि दो पॉइंट चार्जेस थे। ये दो पॉइंट चार्जेस थे और स्टेशनरी थे। अच्छा, स्टेशनरी पर एक डाउट आता है, ये दोनों ही पॉइंट चार्जेस स्टेशनरी हैं तो इनके बीच कूलॉम्स लॉ एप्लीकेबल है। कूलॉम्स लॉ अप्लाई हो रहा है। दोनों ही मूव करने लग जाएं, दोनों ही मोशन में आ जाएं तो इनके बीच कूलॉम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन क्या हो अगर एक मूव कर रहा है और एक स्टेशनरी है, फिर इनके बीच कूलॉम का लॉ अप्लाई होता है। फोर्स इनके बीच वैसे ही लगती है जैसे चार्ल्स ऑगस्टिन जी कूलॉम ने बताया था। अच्छा ठीक है, ये एक सिस्टम है टू चार्ज पार्टिकल्स का। प्लस प्लस चार्ज हैं दोनों ही, प्लस चार्ज हैं दोनों ही और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है कुछ आर मीटर, आर सेंटीमीटर, जो भी है इनके बीच की डिस्टेंस है आर। और इनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स क्या होगा? अब इनके बीच रिपल्शन फोर्स ही लगेगा अगर ये प्लस चार्जेस हैं और इसी लाइन ज्वाइनिंग सेंटर के अलाउंग लगेगा, यानी ये सेंट्रल फोर्स है। ये एक फोर्स लगेगा और ये फोर्स लगेगा। मैंने कहा था कि न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी दोनों फोर्सेस इक्वल अमाउंट में बट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसे Q1 नाम दूँ और इसे Q2 नाम दूँ और मैं बात करूँ इस फोर्स की, तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 यानी कि फोर्स ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू 2, और यहाँ पर अगर बात करें तो फोर्स ऑन पार्टिकल 2 ड्यू टू 1। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में बट इक्वल अमाउंट में होंगे। ये पढ़ा था हमने कूलॉम्स लॉ के अंदर। कूलॉम्स लॉ यहाँ पर भी फॉलो होगा बट यहाँ दो चार्जेस हैं। क्या हो अगर यहाँ पर दो चार्जेस से ज़्यादा आ जाए? क्या हो अगर यहाँ पर कोई तीसरा चार्ज पार्टिकल आ जाए, कोई चौथा चार्ज पार्टिकल आ जाए, कोई पांचवा चार्ज पार्टिकल आ जाए? क्या होगा? कोई छठा चार्ज पार्टिकल आ जाए। ये कोई भी चार्ज पार्टिकल्स आ गए, एक सिस्टम बना, एक सिस्टम बना, मल्टीपल चार्ज पार्टिकल्स का एक सिस्टम बना। अब यहाँ पर कूलॉम्स लॉ कैसे अप्लाई होगा, यहाँ पर कूलॉम्स लॉ कैसे फॉलो होगा और हम किसी एक चार्ज पर, किसी पर्टिकुलर चार्ज पर, किसी गिवन चार्ज पर, किसी टेस्ट चार्ज पर हम नेट फोर्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो अब यहाँ पर एक सिंपल सा सिस्टम है। अगर मुझे Q1 चार्ज पार्टिकल पर, Q1 पार्टिकल पर नेट फोर्स पता करना है, नेट फोर्स पता करना है, तो मैं बाकी चार्ज पार्टिकल्स अगर ये सारे पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं जो भी हैं,
इनसे इस चार्ज पार्टिकल पर, इस पार्टिकल Q1 पर लगने वाले फोर्सेस को पहले निकालूंगा, पहले उन्हें फाइंड आउट करेंगे। और वो कैसे? वो कूलॉम्स लॉ से। अगर ये Q3 है, ये है Q3, ये है Q4, ये है Q5 एंड Q6, तो यहाँ पर बात करेंगे इन दो चार्ज पार्टिकल्स की कि Q1 पे Q3 कितना फोर्स लगाएगा। तो जाहिर सी बात है सेंट्रल फोर्स है और ये इनको मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग लगेगा, यानी कि इनके बीच की दूरी जो भी है R डैश या R1 R2 जो भी है, तो यहाँ पर ये फोर्स लगेगा इस तरह से, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो इसे हम क्या नाम देंगे? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। ये फोर्थ चार्ज पार्टिकल है, ये फोर्थ चार्ज पार्टिकल है, ये कोई R डबल डैश इनके बीच की डिस्टेंस है, तो ये भी रिपल्सिव फोर्स होगा और ये फोर्स लगेगा इस तरफ, और ये क्या होगा? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4। इस तरह से ये 5, ये R ट्रिपल डैश कर दें इसे, तो ये फोर्स लगने वाला है इधर, और ये हो जाएगा, ये कौन सा फोर्स हो जाएगा? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 5। और ये 6 है, तो ये भी रिपेल ही करेगा, और इनके बीच क्या फोर्स लगेगा? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 6। कितने फोर्सेस लग गए इस चार्ज पार्टिकल पर? कितने फोर्सेस लग गए? 1 2 3 4 5 6, सॉरी 5, क्योंकि यहाँ पे 6 पार्टिकल का सिस्टम है और पहले पार्टिकल पे, पहले चार्ज पार्टिकल पे हमें फोर्स को पता करना है, तो बाकी बचे हुए 5 चार्जेस ने उस पे जो फोर्स अप्लाई किया सारे हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए। और ये सारे फाइंड आउट कैसे होंगे? ये सारे इसी तरह फाइंड आउट होंगे जैसे कूलॉम्स लॉ के अंदर हमने पढ़ा है, यानी कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही फार्मूला अप्लाई होने वाला है। लेकिन अब इतने सारे चार्जेस हैं, इतने सारे चार्जेस हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? कैसे नेट फोर्स पता चलेगा? तो सिंपल सा सिस्टम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का कि ये चार्जेस, ये फोर्सेस, किसी एक फोर्स को, किसी एक पर्टिकुलर फोर्स को अगर हम बात करें, तो बाकी के चार्जेस उस फोर्स पर कोई भी असर नहीं डालेंगे, कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे, सारे अपना अलग अलग फोर्स अप्लाई करेंगे। चार्ज पार्टिकल 2 अलग फोर्स अप्लाई करेगा Q1 पर, 3 अलग अप्लाई करेगा Q1 पर, 4 अलग अप्लाई करेगा Q1 पर, लेकिन ये Q1 वाला Q2 पर, Q1 वाला पार्टिकल Q2 वाले पार्टिकल के लगाए हुए फोर्स में, अप्लाई किए हुए फोर्स में कोई भी रुकावट, कोई भी इंक्रीजमेंट कुछ नहीं करेगा, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, फिर क्या होगा? फिर क्या होने वाला है? अब यहाँ होने वाला है कि पहली बात हमें पता चली कि ये सारे एक दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं डालते, यानी कि हमें ये फार्मूले से हर एक फोर्स पता चल जाने वाला है बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसानी से। फिर क्या हो? नेट फोर्स कैसे पता चले? तो जबकि ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फिर इन सारे ही फोर्सेस का वेक्टर सम कर देंगे। अगर आपने वेक्टर नहीं पढ़ा है तो मैं जल्द ही वेक्टर पे अपनी लेक्चर लेकर के आने वाला हूँ, वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, वहाँ से आपको वेक्टर क्लियर हो जाने वाला है। तो यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर वेक्टर सम कर देना है हमें, अगर हमें नेट फोर्स इस पार्टिकल Q1 पर फाइंड करना है। और ये इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में हम क्या कहेंगे कि ये प्रिंसिपल क्या बताता है हमें? इट स्टेट्स दैट द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय गिवन चार्ज पार्टिकल Q1, या इसको मैं नाम दे दूं Q0, या टेस्ट चार्ज पार्टिकल, गिवन चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस बाय गिवन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू all charge particles of the system, due to remaining other charge particles of the system, is equal to vector sum of all
forces, all forces acting on test charge or test charge or given charge particle. क्लियर है? अगर मैं इसे लिखूं तो it states that net force acting on the given charge particle, on the given charge particle, गिवन चार्ज पार्टिकल यहाँ पर हमारा क्या था? यहाँ पर हमारा Q1 था। बाकी आप Q0 ले सकते हैं, QT ले सकते हैं, टेस्ट चार्ज पार्टिकल Q0, ठीक है। Q1 यहाँ पर हमने लिया, पार्टिकल Q1 ड्यू टू ऑल अदर या ऑल रिमेनिंग ऑल अदर चार्ज्ड particles of the system is equal to इसके इक्वल उस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स के, उस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होगा। ऑफ द फोर्स चार्ज पार्टिकल इज क्या है? द सिस्टम इज particles of the system is equal to the vector sum of the forces exerted on the टेस्ट चार्ज। क्या कहा? इट स्टेट्स दैट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द गिवन चार्ज पार्टिकल Q1 ड्यू टू ऑल अदर चार्ज पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेज एक्सर्टेड ऑन द टेस्ट चार्ज पार्टिकल। यानी कि अगर मैं F नेट की बात करूं किस पे? चार्ज Q1 पर, तो हमें मिलेगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स, ये सारे ही वेक्टर फॉर्म में, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 5 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 6 एंड सो ऑन। जितने चार्ज पार्टिकल्स होंगे उन सब का वेक्टर सम हम करते चले जाएंगे तो हमें नेट फोर्स निकल करके आ जाएगा। वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्सट्रैक्शन, क्या है वेक्टर पे एक डिटेल लेक्चर हम लेकर के जल्द ही आने वाले हैं, जहां पर हमें पता चलेगा कि कैसे वेक्टर्स को सम करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं वगैरह। और ये जो पढ़ा हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, ये मैंने बहुत ही भारी भरकम यहाँ पे दिखा दिया। मैंने इसलिए दिखा दिया क्योंकि इसको देखने के बाद, इतने बड़े सिस्टम को देखने के बाद फिर आपको सारे सिस्टम छोटे लगे। क्वेश्चंस क्या आते हैं इस पे? कुछ आर्टिकल क्वेश्चंस होते हैं जिनमें बस वैल्यूज को चेंज कर करके आपको क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। लाइक किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि जिसके साइड्स इक्वल हों, उनके कॉर्नर्स पर चार्ज दे दिया और कह दिया कि किसी एक चार्ज पे, सपोज कीजिए कि इस चार्ज पे ये Q1 हो गया, Q2 एंड Q3, कह दिया कि Q1 पर नेट फोर्स बताइए। इस तरह से Q1 पर नेट फोर्स बताइए। इक्विलेटरल है तो सारे के साइड्स इक्वल होंगे, साइड्स इक्वल हैं तो सारे के एंगल भी इक्वल होंगे एंड 60 डिग्री होंगे, ये भी हमें मालूम है 60 डिग्री। इनके बीच के जो डिस्टेंस वही इनके बीच के डिस्टेंस। Q1 पे नेट फोर्स की बात हो तो ये चार्ज पार्टिकल
इस तरह से आउटर फोर्स लगाएगा, रिपल्शन फोर्स लगाएगा अगर ये सारे पॉजिटिव हैं तो, अगर ये सारे पॉजिटिव है तो। अब ये रिपल्शन फोर्स लगाया और ये भी यहाँ रिपल्शन फोर्स ही लगाएगा, एंड वी नो दैट कि जब ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। हमें एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मिल गया। ये क्या है? ये है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और ये है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 हम कूलॉम्स लॉ से इजिली फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर पे यहाँ पर A है, L है, जो भी है वही A भी है और वही डिस्टेंस यहाँ पर भी है। इस तरह से अब इन्हें जोड़ना है, इन्हें हमें ऐड करना है। ठीक, तो अगर हमें दो वेक्टर्स को ऐड करना होता है जिनके बीच के हमें एंगल पता होते हैं, हम क्या करते हैं? हम करते हैं नेट जो रिजल्टेंट वेक्टर आने वाला है वो क्या होगा? वो होगा वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए बी कॉस थीटा। क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करना है, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू क्या? वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा और इस पूरे का अंडर रूट। ठीक, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पर हमें कॉस हमें एंगल भी दिया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास वेक्टर ए है F12, यहाँ पर हमारे पास वेक्टर बी है F13 और इस तरह से हम इसको ऐड करेंगे। इस तरह से हमें यहाँ पर नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल Q1 मिल जाएगा और जो कहीं यहाँ से बीच से जाएगा, क्योंकि इन दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है, इन दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि इस चार्ज पार्टिकल दोनों की वैल्यू सेम, दोनों की वैल्यू सेम, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम। फिर क्या होने वाला है कि ये यहाँ से बीच से कहीं जाएंगे। इस तरह से एक स्क्वायर लिया जा सकता है। स्क्वायर, उस स्क्वायर के अंदर बात की जाएगी कि इनके कॉर्नर्स पर चार्ज पार्टिकल्स हैं, किसी एक पर नेट फोर्स बताएंगे, इन्हें चेंज कर दिया जाएगा, स्क्वायर में चार्जेस की वैल्यूज चेंज कर दी जाएंगी, उनके सेंटर पे कोई टेस्ट चार्ज रख दिया जाए और फिर पूछ लिया जाए कि उस चार्ज को बैलेंस होने के लिए या उस चार्ज पर नेट फोर्स। अच्छा, बैलेंस वाले के लिए एक तरह का और क्वेश्चन आता है कि अगर दो चार्ज पार्टिकल्स हैं तो इनकी वैल्यूज दे दी, इनके बीच की डिस्टेंस दे दी और कह दिया कोई तीसरा चार्ज पार्टिकल्स जो प्लस है या माइनस है, इनके बीच में कहाँ पे रखा जाए कि ये बैलेंस रहे, यानी कि ना इसकी तरफ जाए और ना इसकी तरफ मूव करे, यानी कि वो वहाँ पर स्टैटिक पोजीशन पर आ जाए। इस तरह के क्वेश्चंस इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे बनते हैं और क्वेश्चन पर बेस्ड एक और वीडियो हम अलग से बनाएंगे जहां पर हम इन कूलॉम्स लॉ और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर बेस्ड सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। तो ये था हमारा पूरा का पूरा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसे हमने बहुत ही ईजी वे में क्लियर किया। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।